मिशन चंद्रयान के बाद अब सूर्य नमस्कार करने की तैयारी में है भारत। क्या सूरज के रहस्यों से पर्दा उठाने की ठान ली है इसरो ने? क्या सूरज के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए इसरो ने तैयारियां शुरू कर दी हैं? कैसे करेगा यह काम भारत का इसरो? इस सब के बीच इसरो ने सूरज पर स्टडी करने वाले सैटेलाइट की पहली तस्वीर इसरो ने जारी की। अगर यह मिशन सफल हुआ तो इसरो एक बार फिर से पूरे विश्व में इतिहास रचेगा। दोस्तों, भारत का सूरज की तरफ यह पहला कदम होगा। यह सैटेलाइट प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा पहुंच चुका है। इसरो ने सूरज की स्टडी करने वाले इस मिशन को आदित्य L1 नाम दिया है। भारत के इस पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 का प्रक्षेपण 1 सितंबर को किया जाएगा। दोस्तों, सूरज हमारा सबसे करीबी और सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। सूरज की अनुमानित आयु करीब 4.5 बिलियन ईयर है। यह हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का गर्म दहकता हुआ गोला है। धरती से सूरज की दूरी करीब 150 मिलियन किलोमीटर होने का अनुमान है और यह हमारे सौर मंडल के लिए ऊर्जा का स्रोत है। बिना सूरज के धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दोस्तों, चंद्रयान 3 चांद की सतह पर 23 अगस्त को लैंड कर चुका है और अब 1 सितंबर को इसरो का अगला मिशन सूर्ययान स्टार्ट हो जाएगा। इसे सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थित लैग्रैंजियन पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा, जिसकी दूरी पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर है। आदित्य L1 को उस पॉइंट तक पहुंचने में 4 महीने लग जाएंगे। इसके लिए इंडियन स्पेस एजेंसी करीब 1500 किलोग्राम वजनी रोबोटिक सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही है। इसके जरिए सूरज पर लगातार नजर रखी जाएगी। इस मिशन के दौरान यह जाना जाएगा कि जब सूर्य गुस्सा होता है तो उसका परिणाम क्या होता है। इसके लिए 400 करोड़ की लागत से सौर वेधशाला तैयार की गई है। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने कहा कि भारत का आदित्य L1 उपग्रह एक प्रकार का अंतरिक्ष आधारित रक्षक है। यह सौर ज्वालाओं और आगामी सौर तूफानों पर नजर रखेगा। उन्होंने आगे बताया कि आदित्य L1 सूरज पर लगातार नजर रखेगा। यह हमें धरती पर सौर विद्युत चुंबकीय प्रभावों के खतरों बारे में वार्निंग दे सकता है। समय रहते चेतावनी मिलने से उपग्रहों और अन्य बिजली और संचार नेटवर्क को बाधित होने से बचाया जा सकता है। सौर तूफान के गुजरने तक उन्हें सुरक्षित ढंग से चलाया जा सकता है। दोस्तों, धरती पर जिंदगी के लिए सूर्य की बड़ी भूमिका है। यह सोलर रेडिएशन के जरिए पौधों को प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन और ग्लूकोज को पकड़ने में मदद करता है। असल में हमारी धरती उस गोल्डीलॉक्स जोन में आती है जो न तो सूरज से बहुत दूर है और न ही पास। इससे धरती पर जीवन विकसित होने में आसानी रहती है। भारत के पास 50 से अधिक उपग्रहों के साथ अंतरिक्ष में 50,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। इन सभी को सूर्य के क्रोध से बचाने की जरूरत है। जब सूरज से बड़ी सौर चमक निकलती है तो यह उपग्रहों के इलेक्ट्रॉनिक्स को नष्ट कर सकती है। इन्हें बचाने के लिए स्पेस इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स को बंद कर देते हैं और सौर तूफान के गुजरने तक सेफ शटडाउन की हालत में रखते हैं। भारतीय सूर्ययान यानी आदित्य L1 में SAN पेलोड्स हैं, जिनमें से 6 पेलोड्स इसरो और अन्य संस्थानों ने बनाया है। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को धरती और सूरज के बीच L1 ऑर्बिट में रखा जाएगा, यानी सूरज और धरती के सिस्टम के बीच मौजूद पहला लैग्रैंजियन पॉइंट। यहीं पर आदित्य L1 को तैनात किया जाएगा। लैग्रैंजियन पॉइंट असल में अंतरिक्ष का पार्किंग स्पेस है, जहां पर कई उपग्रह तैनात किए गए हैं। यानी भारत का सूर्ययान धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित इस पॉइंट पर तैनात किया जाएगा। इस जगह से वह सूरज का अध्ययन करेगा। वह सूरज के करीब नहीं जाएगा। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट 1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखे जाने की उम्मीद है, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। लैग्रेंज पॉइंट का आशय अंतरिक्ष में स्थित उन बिंदुओं से होता है जहां 2 अंतरिक्ष निकायों जैसे सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसका नामकरण इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पर किया गया है। इसरो ने कहा कि L1 बिंदु के आसपास हेलो कक्षा में रखे गए उपग्रह से
सूर्य को बिना किसी छाया के लगातार देखना फायदेमंद हो सकता है। आदित्य L1 मिशन पहले सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज पॉइंट के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा से सूर्य द्वारा उत्सर्जित फोटॉन्स और पवन आयनों और इलेक्ट्रॉनों और संबंधित अंतर्ग्रहीय चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा। एक तरह से देखा जाए तो इसरो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश कर रहा है, लेकिन आदित्य उपग्रह के जरिए वह आकाशीय सूर्य नमस्कार करने की तैयारी कर रहा है। वहीं सूर्ययान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट 1 के चारों ओर एक ऑर्बिट में रखा जाएगा, जो धरती से करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। L1 पॉइंट के चारों ओर ऑर्बिट पर स्थापित सैटेलाइट से सूरज को बिना ग्रहण के लगातार देखा जा सकता है। इससे सोलर एक्टिविटीज के साथ साथ स्पेस में मौसम पर पड़ने वाले असर पर नजर रखने में मदद मिलेगी। आदित्य L1 के साथ 7 पेलोड भी अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। ये पेलोड सूरज की फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सबसे बाहरी परत का अध्ययन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स की मदद से करेंगे। इनमें से 4 पेलोड लगातार सूर्य पर नजर रखेंगे और बाकी 3 पेलोड परिस्थितियों के हिसाब से पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करेंगे। इसरो ने बताया कि आदित्य के पेलोड सूरज की कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों के बारे में और सूरज में होने वाली गतिविधियों के अंतरिक्ष के मौसम पर पड़ने वाले असर के बारे में अहम जानकारी देंगे। सूर्य पर अब तक अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कुल 22 मिशन भेजे हैं। सबसे ज्यादा मिशन नासा ने भेजे हैं। नासा ने पहला सूर्य मिशन पायोनियर 5 साल 1960 में भेजा था। जर्मनी ने अपना पहला सूर्य मिशन 1974 में नासा के साथ मिलकर भेजा था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपना पहला मिशन नासा के साथ मिलकर 1994 में भेजा था। वहीं नासा ने अकेले 14 मिशन सूर्य पर भेजे हैं। इनमें से 12 मिशन सूरज के ऑर्बिटर हैं, यानी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। एक मिशन फ्लाई बाय है, दूसरा सैंपल रिटर्न था। नासा के पार्कर सोलर प्रोब सूरज के आसपास से 26 बार उड़ान भर चुका है। नासा ने साल 2001 में जेनेसिस मिशन लॉन्च किया था। इसका मकसद था सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए सौर हवाओं का सैंपल लेना। नासा का 1969 में भेजा गया पायोनियर E स्पेस क्राफ्ट एक ऑर्बिटर था जो फेल हो गया था। यह अपनी तय कक्षा में पहुंच ही नहीं पाया। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का यूलिसीज 3 मिशन जो साल 2000 में भेजा गया था, वह आंशिक रूप से सफल था। यूलिसीज ने शुरुआत में कुछ डेटा भेजा, बाद में उसकी बैटरी खत्म हो गई, वह ट्रांसमिशन नहीं कर पाया। नासा ने साल 2000 में जेनेसिस मिशन लॉन्च किया था। इसका मकसद था सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए सौर हवाओं का सैंपल लेना। उसने सफलता हासिल की, सौर हवाओं का सैंपल लिया और धरती की तरफ लौटा, लेकिन यहां पर उसकी क्रैश लैंडिंग हुई। हालांकि नासा के वैज्ञानिकों ने अधिकतर सैंपल कलेक्ट कर लिया था,